तो नमस्कार, आज हम कृषि से संबंधित अध्ययन करेंगे। कल हम लोग वन पढ़े, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ का अध्ययन किए। आज कुछ विविध प्रकार की फसलों के बारे में आता है और फसल का अध्ययन हम कृषि के अंतर्गत करते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा कृषि क्या है। जैसे कृषि हम किसे कहेंगे? जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल, सब्जियाँ, फल, फूल और पशुओं को पालता है तो मानव द्वारा किया गया यह क्रियाकलाप कृषि कहलाता है। मानव द्वारा किया गया यह कार्य क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। और मानव अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा करता है, यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव ये अपने क्रियाकलाप को पूरा करता है। कृषि एक प्राथमिक इकाई है। कृषि क्या है? प्राथमिक इकाई है। कृषि के लिए मानव के कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं या मानव क्या करता है? तो जैसे कि सामान्यतः सब लोग जानते होते हैं, पहले मिट्टी की या भूमि की क्या करता है? जुताई करता है। फिर उसमें बीज बोता है। जैसे बीज को बोया जाता है। फिर यदि पौधा तैयार होता है तो उसमें खाद का प्रयोग किया जाता है। खाद या उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। खाद या उर्वरक का प्रयोग मानव करता है। तो उर्वरक के प्रयोग में जैसे या खाद किसे कहेंगे, उर्वरक किसे कहेंगे? तो खाद जो होता है ये एक जैविक पदार्थ है। बहुत थोड़ा सा अंतर है दोनों का, है कि उत्पादन में वृद्धि करना, लेकिन खाद किसे कहते हैं? खाद एक जैविक पदार्थ है और उर्वरक जो होता है एक रासायनिक पदार्थ है। जैविक पदार्थ यानी कुछ खाद क्या होती हैं? कुछ जैसे गोबर की खाद, एक होता है कंपोस्ट और एक होता है हरी खाद। इसमें गोबर की खाद जानवरों के मलमूत्र से प्राप्त करते हैं। जानवरों के मल और मूत्र से गोबर की खाद तैयार होती है। कंपोस्ट की खाद फल सब्जियों को सड़ाकर कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। हरी खाद जैसे सनई है, ढैंचा है, या कुछ ऐसे पौधे होते हैं लेगुमिनेसी कुल के, जैसे दलहनी जो फसलें होती हैं, इनसे भी कुछ हमें क्या मिलता है? हरी खाद प्राप्त होती है। ये हो गया खाद एक क्या है? जैविक पदार्थ है। और उर्वरक क्या है? रासायनिक पदार्थ है, जिसमें NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मुख्य होता है। इन्हीं से मिलकर ये रासायनिक पदार्थ हैं और इनसे मिलाकर उर्वरक तैयार किया जाता है और इसको डालने से पौधों का वृद्धि और विकास होता है। तो ये हो गया खाद या उर्वरक। फिर हम फसलों को सिंचाई की भी कुछ व्यवस्था है या सिंचाई मानव करता है, जैसे कि सीधे खेत में पानी या क्षेत्र में पानी काट देता है। और सिंचाई की कुछ पद्धतियां हैं, जैसे एक है ड्रिप सिंचाई। इसे हम कहते हैं बूंद। जैसे आप समझते होंगे ड्रिप मतलब ड्राप। जैसे ड्राप क्या होता है? बूंद होता है। इसी प्रकार फसलों में बूंद सिंचाई से क्या लाभ होता है? इससे पानी की बचत होती है और पौधों को हानि भी नहीं होती, लाभदायक होती है सिंचाई। फिर एक होता है छिड़काव स्प्रिंकलर इसी को कहा जाता है। छिड़काव सिंचाई से भी जल की बचत होती है और फसलों का वृद्धि और विकास होता है, फसलें सड़ती नहीं हैं। तो ये है ड्रिप और सिंचाई की ये दो पद्धतियां हैं, ड्रिप और छिड़काव सिंचाई। इसी प्रकार से फसलों के कुछ प्रकार होते हैं। फसलों के प्रकार में जैसे हम देखते हैं कि फसलों के या कृषि के प्रकार पहले हम थोड़ा सा देख लें। कृषि के प्रकार तो मुख्य रूप से कृषि दो प्रकार की, एक को हम कहते हैं निर्वाह कृषि और दूसरे को कहते हैं
व्यापारिक कृषि, व्यापारिक कृषि, निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? निर्वाह कृषि जब मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन फसल या अनाज का उत्पादन करता है तो उस कृषि को क्या कहा जाता है? निर्वाह कृषि। यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया का उत्पादन का कार्य ही क्या कहलाता है? निर्वाह कृषि कहलाता है। व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं? जब दूसरों के लिए या बाजार में बेचने के लिए यदि किसान फसल को उगाता है तो वह कृषि क्या कहलाती है? व्यापारिक कृषि कहलाती है। निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि भी दो प्रकार की होती है। एक है गहन कृषि, एक गहन निर्वाह कृषि होती है। एक को हम क्या कहते हैं? गहन निर्वाह कृषि, और दूसरे को हम कहते हैं आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि यानी जिसमें हम गेहूं, चावल आदि फसलें, मक्का आदि फसलें उगाते हैं, वो क्या कहलाती है? गहन निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत जैसे आता है झूम कृषि, झूम कृषि। और झूम कृषि ही क्या है? कृषि की सबसे प्राचीन पद्धति भी, प्रणाली भी है। झूम कृषि, झूम कृषि भारत में पूर्वोत्तर राज्य जैसे मेघालय, मिजोरम आदि राज्यों में आदिम जनजातियों द्वारा यह कृषि की जाती है। इस कृषि को हम क्या कहते हैं? झूम कृषि। इसी का एक और नाम है स्थानांतरित कृषि, यानी कि इसमें करते क्या हैं? आदिम जातियाँ क्या करती हैं? फसल को उगाती हैं और उगाने के बाद फिर उस स्थान को कुछ समय के लिए छोड़ देती हैं, फिर उसमें उर्वरा शक्ति आती है तो फिर दोबारा फसल उसमें उगाते हैं, और यह कृषि क्या कहलाती है? झूम कृषि, या इसका एक नाम है स्थानांतरित कृषि। इसी आदिम के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार की जो विशेष जनजातियां हैं क्षेत्रों में, जनजाति वो पशुपालन का भी कार्य करती हैं। पशुपालन में जैसे लद्दाख क्षेत्र में, लद्दाख में आपको बताया भी गया है कि एक चांगपा जनजाति का आवास आपको बताया गया था। चांगपा जनजाति है जो पश्मीना, आपको भी बताया गया है, पश्मीना बकरी पालती हैं और इनसे वो क्या करते हैं? ऊन तैयार करते हैं। ऊन कौन सा तैयार? अंगोरा। आप सुने होंगे अंगोरा ऊन किससे बनता है? पश्मीना बकरी से। और कौन सी जनजाति? लद्दाख क्षेत्र की कौन सी जनजाति है? चांगपा है। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर, जम्मू क्षेत्र में बकरवाल एक जनजाति है। बकरवाल जनजातियाँ भी भेड़ बकरी को पालते हैं और उनसे क्या करते हैं? ऊन प्राप्त करते हैं। हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति हैं। गद्दी जनजाति भी क्या करती हैं कि इनको पालते हैं और उनसे ऊन तैयार करते हैं। ये प्रश्न सीटेट में आते रहते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जिसमें पश्मीना बकरी से जो तैयार ऊन होता है वो सर्वोत्तम किस्म का होता है। आप जानते भी होंगे अंगोरा ऊन सर्वोत्तम होता है। तो ऊन किससे किससे तैयार होता है? बकरी, भेड़ आदि से क्या तैयार होता है? ऊन तैयार किया जाता है। ये भी किसके अंतर्गत आता है? कृषि के अंतर्गत। अब आगे हम देखते हैं, जैसे कि अगर कभी और भी पूछा जा सकता है कि और पशुओं में क्षेत्र के अनुसार, जैसे राजस्थान का क्षेत्र है तो राजस्थान के लोग क्या पालेंगे? ऊँट पालेंगे, क्योंकि ऊँट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? जाट कहा जाता है। रेगिस्तानी इलाके में वही जंतु सफल होते हैं जिनके पैर क्या होते हैं? गद्देदार होते हैं। तो ऊँट मुख्य रूप से कहाँ पाले जाएंगे? राजस्थान के क्षेत्र में। अब थोड़ा सा जैसे
झूम कृषि, झूम के कुछ अन्य नाम भी हैं, कुछ अन्य नामों से इन्हें हम जानते हैं, जैसे दीपा। किसी क्षेत्र में भारत के क्या कहते हैं इसे, झूम कृषि को दीपा नाम से जानते हैं। ब्राज़ील है, ब्राज़ील में झूम को हम क्या कहते हैं, रोका कहते हैं। ब्राज़ील में झूम को रोपा कहते हैं। मलेशिया में लानदांग कहते हैं। मलेशिया में झूम को क्या कहते हैं, लानदांग कहते हैं। इसी प्रकार से बेवर, पोडू, ये सब क्या हैं, झूम कृषि के ही नाम हैं। जैसे दीपा, बेवर, पोडू भारत में, और लानदांग मलेशिया में, ब्राज़ील में रोका कहते हैं। ये क्या है, झूम कृषि के अन्य नाम हैं। अब आगे हम दूसरी जो कृषि पढ़े, व्यापारिक या व्यावसायिक कृषि। इसके बारे में आपको बताया गया कि व्यापारिक कृषि वह कृषि है जिससे हमें क्या होता है, जिसका उत्पादन किसान क्या करते हैं, दूसरों के लिए बाजार में बेचने के लिए करते हैं। इसके अंतर्गत एक होता है नकदी और दूसरा होता है बागाती या बागवानी, पेय या बागानी। अब इनसे आप समझोगे, नकदी में वे फसलें आती हैं जिनसे सीधे सीधे किसान को नगद मूल्य प्राप्त हो जाता है, नगद पैसा प्राप्त हो जाता है। तो नगद, जैसे आप गन्ना सीधे सीधे किसान खेत से बेच देता है और उसे नगद मूल्य प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से कपास है, कपास भी किसान क्या करता है, सीधे खेत से बेच देता है और उसे नगद मूल्य प्राप्त हो जाता है। पेय या बागानी में जैसे मसाले के बागान लगते हैं, केरल आपको बताया गया है कल कि मसाले के बागान ज़्यादा कहाँ, केरल में। इसी प्रकार से चाय है, काफ़ी है, ये सब क्या हैं, पेय बागानी फसलें हैं। रबर है, ये और बागानी फसलों के अंतर्गत ये आते हैं। तो हम जाने क्या, निर्वाह है और व्यापारिक कृषि। निर्वाह में हम समझ लिए आदिम और गहन निर्वाह। गहन निर्वाह में गेहूँ, चावल, मक्का आदि आते हैं, और आदिम में झूम कृषि आती है। और कुछ क्षेत्रों में पशुपालन करने वाले जनजातियों का भी उल्लेख है। अब व्यापारिक में एक नकदी हो गया, एक पेय या बागानी फसलें हो गई। अब इसके बाद कुछ फसलों के, जैसे फसलों का वर्गीकरण किया गया या फसलों के प्रकार में, अभी तक तो हम कृषि के प्रकार पढ़े, अब हम फसलों के प्रकार जब पढ़ते हैं, फसलों के प्रकार, तो यहाँ पर एक हो जाता है रबी की फसल, एक होता है खरीफ की फसल, और एक होता है जायद की फसल। जायद की फसल मुख्य रूप से दो ही, एक रबी और दूसरा खरीफ। रबी की फसल जो नवंबर और दिसंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, यानी शीत ऋतु में बोई जाती है। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है वह कौन सी फसलें हैं जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में काट ली जाती हैं, तो वह कौन सी फसलें हैं, रबी की फसलें। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, गेहूँ, जौ, मक्का, सरसों या राई सिर्फ कहते हैं, आदि फसलें आती हैं। फिर खरीफ की फसलें, खरीफ की फसल कब बोई जाती हैं, रबी की फसल कब बोई जाती है, नवंबर और दिसंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूं, जौ, मक्का, सरसों, चना आदि किसके उदाहरण, रबी की फसल के उदाहरण हैं। अब आगे हम देखते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो बोई कब जाती है, जून जुलाई में।
जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत चावल, मुख्य रूप से चावल, ज्वार, बाजरा आदि किसके उदाहरण हैं? खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। इसी समय खरीफ की फसल में आप देखेंगे मूंग है, उड़द है, मूंग और उड़द भी आते हैं। जायद की फसल जब ये जो अप्रैल से जून के मध्य जो समय बचता है, इसी में हम जायद की फसल उगाते हैं। जैसे आप देखेंगे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और इसी समय कुछ मूंग और उड़द। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से तो मूंग उड़द है कहाँ? खरीफ में, लेकिन कुछ हम मूंग उड़द का उत्पादन कहाँ करते हैं? जायद के अंतर्गत भी कर लेते हैं। और एक मक्का ऐसी फसल है जो रबी में भी, खरीफ में भी और जायद में भी। यहाँ ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न भी जीएस वगैरह में आ चुके हैं। वह कौन सी फसल है जो तीनों समय में उगाई जाती है? वह है मक्का है। तो ये फसलों के प्रकार, जैसे हम कृषि के प्रकार पढ़े, निर्वाह और व्यापारिक, इसी प्रकार से ये क्या हैं? फसलों के प्रकार हैं। अब आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि कुछ फसलों से संबंधित कुछ क्रांतियाँ भी हैं, या पशुओं से संबंधित भी, पशुपालन से भी कुछ क्रांतियाँ हैं। जैसे हम देखते हैं कि रेशम पशुपालन में हम ये देखते हैं, पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। पशुपालन में हम देखते हैं रेशम के कीट कहाँ पालते हैं? रेशम के कीट शहतूत, इसको ध्यान रखिएगा। शहतूत पर हम किसको पालते हैं? रेशम के कीट। और इन्हीं से हम क्या प्राप्त करते हैं? रेशम प्राप्त करते हैं। रेशम के प्रकार हैं, जैसे मूंगा रेशम, इरी रेशम, मूंगा, इरी, ये रेशम के क्या हैं? टसर। ये क्या है? रेशम के प्रकार हैं। ठीक है, तो रेशम को हम क्या कहते हैं? रेशम पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ध्यान रखिएगा, सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम के कीट कहाँ पाले जाते हैं? शहतूत पर क्या प्राप्त करते हैं? रेशम के प्रकार मूंगा, इरी और टसर हैं। इसी प्रकार से मधुमक्खियों को पालने का जो सबसे उचित समय होता है वह अक्टूबर से दिसंबर के महीने, क्योंकि मधुमक्खियाँ इसी समय क्या देती हैं? अंडे देती हैं। और अंडे मुख्य रूप से कौन देती हैं? रानी मधुमक्खी। कह लीजिए यही मुख्य रूप से संपूर्ण छत्ते का क्या होती है? बास होती है। बाकी मधुमक्खियाँ अपना अपना कार्य करती हैं, फूलों के रस को लाती हैं और शहद निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होती हैं। तो मुख्य रूप से कौन मधुमक्खी है जो अंडा देती है? रानी मक्खी। और इसी के नियंत्रण में सभी कर्मचारी उसके क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और कल भी बताया गया था कि लीची के फूल मधुमक्खियों को क्या होते हैं? ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये है रेशम पालन। मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर मधुमक्खी। इसी प्रकार से पिसीकल्चर मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मत्स्य पालन। पिसीकल्चर किससे है? मत्स्य पालन। इसके अंतर्गत कुछ रोहू होती हैं, मछली के प्रकार हैं,
कतला हैं, रोहू हैं, झींगा है आदि मछलियों का पालन किसके अंतर्गत करते हैं? वो क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है। तो पिसीकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। इसी प्रकार से वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केचुआ से। केचुआ क्या करता है? मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करता है और उसकी उर्वरा शक्ति को क्या करता है? बढ़ा देता है। इसलिए केचुआ को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र किसे कहा गया? केचुआ को। एक्वाकल्चर, जल कृषि। जल कृषि को हम क्या कहते हैं? एक्वाकल्चर कहते हैं। कुक्कुट पालन या हम जिसको कहते हैं मुर्गी पालन, ये किससे संबंधित है? पशुपालन से सभी संबंधित थे और ये किसके अंतर्गत आता है? कृषि के अंतर्गत ही आता है। अब आगे हम देखते हैं कुछ क्रांतियां हैं। कुछ क्रांतियों में जैसे पीली क्रांति सरसों, नीली क्रांति मत्स्य, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड दुग्ध से। फिर है हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसलों में मुख्य रूप से हरित क्रांति से किसको लाभ हुआ? गेहूं को। सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ? गेहूं को। थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरे स्थान पर चावल, दूसरे स्थान पर क्या है? चावल है। इसी प्रकार से गुलाबी क्रांति, प्याज, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज। लाल क्रांति टमाटर, टमाटर। फिर है रजत क्रांति अंडा, रजत क्रांति किससे है? अंडे से है। ग्रे क्रांति उर्वरक से, रजत अंडा ग्रे उर्वरक से। इसी प्रकार की अनेक कुछ अन्य भी क्रांतियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो क्रांतियां थीं उनको आपको बताया गया है। अब आगे हम वायुमंडल अभी हमारा बचा हुआ है, वायुमंडल और जलमंडल। तो अगले लेक्चर में हम किसी एक पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।